मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कॉलम कॉस्ट एंड इकोनॉमिक स्टडी। बेसिकली हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली रेफरेंस रेशियो जब बढ़ता है तो उससे होता क्या है। तो आपने देखा कि अगर हम रेफरेंस रेशियो जब इनफाइनाइट लेते हैं तो जो नंबर ऑफ प्लेट हैं इन्हें स्मॉल एम या फिर हम कैपिटल एन कहें तो इनकी वैल्यू जो है मुझे मिनिमम मिलती है ना। और अगर नंबर ऑफ प्लेट मुझे मिनिमम मिलती हैं इसका मतलब है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होती है। फिक्स कॉस्ट कम होती है और टोटल कॉस्ट जो है वो रेंज है उनकी। एक समेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रेंज में है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का समेशन करेंगे तो बनेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है एक्चुअली यहाँ पर कम होती है। रेफरेंस रेशियो अगर बढ़ाते हैं तो टोटल कॉस्ट कम होती है और रेफरेंस रेशियो कम करते हैं टोटल कॉस्ट बढ़ती है। ठीक, अगर हम नंबर ऑफ प्लेट का और नंबर ऑफ प्लेट अगर हम नंबर ऑफ प्लेट इंडस्ट्रिएशन कॉलम और साथ में जो रेफरेंस रेशियो है इनके बीच में कर्व बनाएं तो कर्व कुछ इस तरीके से आता है। देखो, अगर हम यहाँ पर हम एन ले लें, दिस इज द नंबर ऑफ प्लेट, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एन, है ना। चलो आप कैपिटल एन मान लीजिए, कैपिटल एन, और यहाँ पर ले लें हम रेफ्लेक्स रेशियो, दिस इज द आर। ओके, तो जैसे जैसे रेफ्लेक्स रेशियो हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे बढ़ाते जाते हैं नंबर ऑफ प्लेट हमारी कम होती जाती हैं। ठीक, तो जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक, एक कर्व कुछ इस तरीके से आता है, तो हम देख सकते हैं इसके दोनों पॉइंट को हम यहाँ ले आए तो इजीली हम ये अंतर कर सकते हैं कि इस कर्व में कि जैसे रेफरेंस रेशियो बढ़ रहा है आगे, आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ प्लेट कम हो रही हैं। एक समय ऐसा आता है कि रेफरेंस रेशियो कितना ही बढ़ा दें तो नंबर ऑफ प्लेट है मिनिमम मेंटेन हो जाती हैं और उससे कम नहीं होती हैं। जो हमने देखा टोटल रिफ्लेक्स रेशियो कंडीशन में मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट मिलती थी, तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट। ऐसे ही रिफ्लेक्स रेशियो जो हम मेंटेन करते हैं वो कम से कम एक वैल्यू होती है, और जहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट जो है मैक्सिमम होती हैं वो पॉइंट ए हो सकता है, तो इसलिए मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो मुझे यहाँ पर मिलता है। ठीक, तो एक कर्व है। एक कर्व ये भी शो करता है कि वास्तव में नंबर ऑफ प्लेट अगर रिफ्लेक्स रेशियो बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट क्या होती है वो घट जाती है। टोटल कॉस्ट का मतलब है नंबर ऑफ प्लेट से, नंबर ऑफ प्लेट, टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो नंबर ऑफ प्लेट से निकल के आती है, ये बात ध्यान रखिए, है ना। तो दोनों का समेशन लेंगे, फिक्स कॉस्ट का और ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है बहुत डोमिनेंट नहीं करती है, डोमिनेंट कोई कॉस्ट करती है तो उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक, फिक्स कॉस्ट पर डे और पर ईयर कितनी ख़त्म होती है। फिक्स कॉस्ट का पर ईयर जो हिस्सा होता है हम पर ईयर कॉस्ट करते हैं, पर ईयर काउंट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट का जो पर ईयर हिस्सा हम जो एस्टिमेशन में लेते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो हम इकोनॉमिक आपको पीडी पढ़ाएंगे, प्लांट डिजाइनिंग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। रिफ्लेक्स रेशियो अगर हम देखेंगे कम हो रहा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ प्लेट बढ़ेंगे, जिससे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी और ओवरऑल टोटल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो ये वाली बात है। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डोमिनेंट होती है, मैं आपको दोबारा से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। चलिए,
तो आपने देखा कि किस तरीके से रेफरेंस रेशियो बढ़ता है, नंबर ऑफ प्लेट कम होती हैं। नंबर ऑफ प्लेट, ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ प्लेट किसी डिस्टिलेशन कॉलम में कम हो रही हैं तो उससे होता क्या है कि जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर है, वो जो होता है वो कम हो जाता है। बात समझ गए? बात समझ गई? नंबर ऑफ प्लेट अगर कम होते हैं तो उससे हाइट ऑफ टावर जो होता है कम हो जाता है। ठीक, अगर हाइट ऑफ टावर कम हो जाता है तो उस केस में हमारा जो इसमें क्या होता है कि जब हाइट कम होती है तो यहाँ पर उसी के रेशियो में अगर डाया भी लेते हैं हम, हाइट अगर कम हो जाएगी तो फिर डाया भी कम करना पड़ेगा, डाया भी कम हो जाएगा। अब जो डाया जो कम हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि डाया कम हो जाता है। अगर डाया कम हो गया तो जो हीट और वेपर का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर मुझे ज़्यादा हीट और वेपर हमें हैंडल करनी है, देखो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्लेट यहाँ पर कम हो रही हैं। नंबर ऑफ प्लेटें कम होने का मतलब है कि हम जा रहे हैं टोटल रिफ्लक्स रेशियो कंडीशन में। अब टोटल रिफ्लक्स कंडीशन में जाएंगे तो वहाँ पर पूरा लिक्विड हैंडल करेंगे तो वेपर का फ्लो भी बढ़ जाएगा, ऊपर से लिक्विड ज़्यादा आएगा तो लिक्विड का फ्लो भी बढ़ जाएगा। अरे एल हमने जो लिया है पूरा, डी लिया ही नहीं कुछ, या फिर डी कम लिया, हम उस केस को अज्यूम कर रहे हैं, तो एल बढ़ गया और बी दोनों चीज़ें बढ़ गई, या फिर नीचे गिर रहा है तो एल बार नीचे गिर गया, बढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, और साथ में बी ऊपर जा रहा है तो ये दोनों वैल्यू ऊपर ये बढ़ गई। तो अगर मुझे ज़्यादा लिक्विड वेपर हैंडल करना है तो डाया को क्या करना पड़ेगा, कॉलम के डाया को बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? तो अगर नंबर ऑफ प्लेट कम होती हैं तो हाइट ऑफ टावर कम हो जाएगा, नंबर प्लेट ज़्यादा होती हैं तो हाइट ऑफ टावर बढ़ता है। ठीक, कोई पूछे कि हाइट ऑफ टावर किस पर डिपेंड करता है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्लेट पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब नंबर ऑफ प्लेट कम होती हैं तो ऐसे केस में लिक्विड का फ्लो रेट और वेपर का फ्लो रेट बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए, अगर ये बढ़ जाता है तो ऐसे केस में कॉलम का डाया हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। कभी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ इंडस्ट्री में हैंडलिंग किया होगा, जैसे बताता हूँ कि आप जब जाओगे सोडा एस्पिरेंट में तो एब्जर्वर का डाया इतना है, ठीक, बाद में एब्जर्वर का डाया इतना हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर ये वैक्यूम सेक्शन, वैक्यूम में रहता है, वैक्यूम में रहता है, तो यहाँ से अमोनिया गैस जा रही है, ऊपर से विराइन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डाया ज़्यादा है बट ऊपर डाया कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है, जब ये गैस ऊपर जाती है तो इतने जोन में जाते समय इसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वॉल्यूम कम बचता है। जो वॉल्यूम कम बचता है तो उसको हैंडलिंग करने के लिए हमें कम डाया की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अगर बात करें कि वेपर अगर हमारे फ्लो बढ़ रहा है, लिक्विड फ्लो बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कम डाया की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई डाया किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली यू कैन अज्यूम दैट कि डाया ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन द वेपर फ्लो रेट एंड लिक्विड फ्लो रेट विच इज हैंडलिंग इन दैट केस। ओके, चलिए। अच्छा, इसमें तो हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्लेट कम होते हैं, ठीक, नंबर ऑफ प्लेट जो मैंने बोला आपको पिछले केस में कि अगर नंबर ऑफ प्लेट यहाँ पर जो है कम होते हैं तो ऐसे केस में जो फिक्स कॉस्ट है फिर ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्टली कम रुपए हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। बट इन सब केसों में जो नंबर ऑफ प्लेट कम होती हैं तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। ठीक, मतलब कंडेंसर और रिवाइल की जो कॉस्ट है, उनकी ड्यूटी है, कंडेंसर ड्यूटी ऐसे टर्म यूज करते हैं, या फिर रिवाइलर ड्यूटी, वो बढ़ जाती है। ठीक, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है पर ईयर के हिसाब देखा जाए तो पर मंथ या फिर पर ईयर पर डे वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बट अगर दोनों को हम ध्यान दें, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो दोनों बातें अलग हैं बिल्कुल, और इनमें से जो मेन डोमिनेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का होता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि इसमें फिक्स कॉस्ट कम हो रही है,
तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट भी कम हो जाती है। और इन सब के लिए हम प्रॉपर तरीके ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ जो है मुझे बताता है, मैंने ग्राफ को पिछले लेक्चर में आपको बना के बताया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से क्या होता है ना। ये चीज़ आपने देखी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डिस्टिलेशन कॉलम एट पायलट प्लांट इज स्केल्ड अप बाई 3 times फॉर इंडस्ट्रियल यूज एट स्टडी स्टेट। तो क्या है कि हमने एक पायलट प्लांट है, लेबोरेटरी बेस्ड प्लांट है, छोटा प्लांट है, और इसका डिस्टिलेशन कॉलम है। हमने क्या किया है, इसको 3 times बढ़ा दिया है, इंडस्ट्री स्केल पे ले लिया है। ठीक, 3 टाइप से स्केल अप होता है। एक तो सबसे पहले छोटा बनाते हैं कोई इक्विपमेंट लैब वाला, जिसे लैब स्केल बोलते हैं। नंबर 2 पायलट स्केल, इसमें प्लांट हमारा होता है पूरा, असली प्लांट जो होता है उसके जैसा प्लांट होता है, बट छोटा प्लांट होता है, एक रूम में आप सेटअप कर सकते हो, ऐसा प्लांट होता है। तो अब उसको हमने एक्चुअल में बढ़ाना है तो उसकी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, उसके डायमीटर को बढ़ाना पड़ेगा। हाइट और डाया का रेशियो अगर हमने 3 times कर दिया है, हाइट 3 times ले लिया, डाया 3 times ले लिया, तो हमने इसको मतलब स्केल अप कर लिया है। लेंथ और हाइट को, डाया और हाइट को बढ़ाना दैट इज स्केल अप, और छोटा करना कैसे बोलते हैं, स्केल डाउन। जब आपको हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स तो वहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो स्केल अप और स्केल डाउन हालांकि एफएम का भी पार्ट है। तो इसमें हम आपसे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन है कि अगर हम एक पायलट प्लांट को अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे स्केल अप करते हैं, 3 times स्केल अप करते हैं, तो डिस्टिलेशन कॉलम में क्या रहेगा, क्या अंतर आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल ट्रे इंक्रीज बाय 3 times। अगर हम स्केल अप करेंगे तो मान लो इसमें अगर 10 ट्रे हैं तो इसमें 31 ट्रे हो जाएंगी, ऐसा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नंबर ऑफ ट्रे जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे। बात समझे? आप जो हैंडल कर रहे हैं उसमें यहाँ पर कितना कंपोजिशन XD कितना चाहिए, इस पे डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ ट्रे। हम पहले छोटे लेवल पर, पायलट लेवल पर हम पता करते हैं कितनी हमें प्लेटें चाहिए और इतने कंपोजिशन पर, फिर बाद में हम इसको स्केल अप कर लेते हैं, और हमें उतना ही अगर कंपोजिशन चाहिए तो यहाँ भी उतनी ही प्लेटें हमें लगानी पड़ेंगी। अगर 10 प्लेटें यहाँ हैं 10 प्लेटें यहाँ लगानी पड़ेंगी। ठीक, बट क्या है कि साइज़ जब बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर फीड अगर ले रहे हैं पहले 1 किलो, तो अब हमें लेनी पड़ेगी 100 किलो, मतलब जो भी है रेशियो उनके बीच में जैसा भी है। मान लो 1 किलो लिया है, 3 किलो लेना पड़ेगा। 1 किलो मोल है तो 3 किलो मोल लेना पड़ेगा। हाँ, फीड बढ़ जाएगा, फीड बढ़ेगा तो ये जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, और बॉटम प्रोडक्ट का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ, अगर हम स्केल अप कर रहे हैं 3 times तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इंक्रीज होंगे 3 times, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो इंक्रीज बाई 3 times। जो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें आपने देखा हो XD आता है, उसमें XF आता है, उसमें कोई कंपोजिशन आता है। तो यहाँ कंपोजिशन जो स्केल अप के दौरान कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ फ्लो रेट, हमारा थ्रूपुट, फ्लो रेट, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। वेपर फ्लो रेट, लिक्विड फ्लो रेट से चेंज होते हैं। इक्विपमेंट का साइज बढ़ता है, रिबॉयलर का साइज बढ़ेगा, कंडेंसर साइज बढ़ेगा, बट वहाँ पर कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द फीड फ्लो रेट एंड प्रोडक्ट फ्लो रेट आर इंक्रीज बाई 3 times। अगर स्केल अप कर रहे हैं तो फीड यहाँ पर 3 times हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, और 3 times होगी तो प्रोडक्ट भी 3 times हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है चौथे आंसर में कि चौथा ऑप्शन कह रहा था फीड कंपोजिशन एंड प्रोडक्ट कंपोजिशन इंक्रीज बाई 3 times। मैंने बोला कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक, तो हमारा ए भी आंसर क्या है, गलत है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपने समझी होंगी। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन है कि मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो एंड डिस्टिलेशन कॉलम। अगर हम मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रे। अच्छा, अगर हम बात करें तो ट्रे कितनी होंगी, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पर ट्रे जो होती हैं वो इनफाइनाइट हो जाती हैं, पहली बात समझ में आ गई। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रे नहीं, बी ऑप्शन मिनिमम रिवाइलर साइज। अच्छा, जो मिनिमम रिवाइलर रेशियो लेते हैं तो रिवाइलर ले लें या फिर कंडेंसर ले लें, इनका लोड या फिर साइज या फिर ड्यूटी ये क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक, तो मिनिमम रिवाइलर साइज ये वाली बात सही हो सकती है। मैक्सिमम कंडेंसर साइज तो ये गलत है।
जब हम टोटल रेफरेंस रेशियो लेते हैं तब मैक्सिमम कंडेंस साइज होता है, ठीक। तो ए वाली बात तो सही है। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे इनफाइनाइट हो जाती हैं, तो इसलिए डी भी गलत है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ऐसे ही कई क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे आयोसल में पूछ जाएंगे और आप आसानी से बता पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो गेट 2005 में पूछा गया था, नहीं गेट 2003 का क्वेश्चन है, ठीक। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो गेट 2005 का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों, एक आइडिया मैंने आपको लगाया है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।